हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज ये पार्ट सेकंड है मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस का। पार्ट फर्स्ट पहले ही पब्लिश हो चुका है। उससे पहले एक थ्योरी का वीडियो आ चुका है जिसमें हमने मुगल साम्राज्य को रिवाइज किया था पूरी तरीके से। इसके बाद दो वीडियो और आने वाले हैं। ठीक है, एक वीडियो आएगा जहाँ तक है, पार्ट थर्ड आएगा। यानी टोटल मिला के पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री ये मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस का वीडियो रहेंगे। उससे पहले आपकी थ्योरी की एक क्लास हुई थी, थ्योरी क्लास नंबर 11, जिसमें हमने मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कराया था। ठीक है, तो आप ये चार वीडियो देख लीजिएगा। इससे बाहर आपको मुगल साम्राज्य से संबंधित कोई भी फैक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन चारों वीडियो में आपके सारे फैक्ट्स मुगल साम्राज्य से संबंधित कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें हम जो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड है, यानी जिसमें हम मुगल साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस करा रहे हैं, ये हमारे ल्यूसेंट की बुक से, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है। इसके साथ साथ यूथ कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक, और सबसे लास्ट में हम घटनाचक्र पूर्वावलोकन का पॉइंटर जो होता है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्रेहेंसिव कवरेज मिल जाएगा मुगल साम्राज्य से संबंधित सभी क्वेश्चंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 75 तक हम पार्ट वन में करा चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अगर ये वीडियो से आपको हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में इन वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब कौन होता था। ऑप्शन पहला दे रखा है कि सेना का अधिकारी, बी है विदेश विभाग का प्रमुख, सी दे रखा है लोक आचरण का अधिकारी, या डी है पत्र व्यवहार विभाग का अधिकारी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ये लोक आचरण अधिकारी होता था। मुहस्सिब का जो पद था ये सबसे पहले क्रिएट किया था औरंगज़ेब ने। औरंगज़ेब ने मुहस्सिब जो पद था उसको कुछ कार्य दिए थे। उसका कार्य पहला ये होता था कि जितने भी लोग हैं औरंगज़ेब के शासनकाल में, वो शरीयत का फॉलो करें। ठीक है, यानी शरीयत के कानूनों के हिसाब से चलें, इस्लामिक आचरण को फॉलो करें। ठीक है, और जो गलत कर रहा है उसको ये मुहस्सिब जाके करेक्ट करता था। लोक आचरण अधिकारी था, उनको फाइंड आउट करता था कि ये लोग सारी शरीयत के कानूनों को फॉलो कर रहे हैं नहीं, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं नहीं। ठीक है, शराबबंदी पूरी तरीके से लागू है नहीं। तो ये सारी चीज़ों का कार्यभार किसके हाथ में था? मुहस्सिब के हाथ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मदद ए मास क्या होता था? ऑप्शन ए दे रखा है चुंगी का कर होता था। सेकंड है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी। सी है सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। और चौथा है बुवाई कर। तो यहाँ पे अगर हम देखें 77, तो ये होगा विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। यानी जितने भी और मुगल काल में जितने भी विद्वान होते थे उनको लैंड दे दी जाती थी, ज़मीन दे दी जाती थी, ताकि वो अपना खर्चा निकाल सकें। और उस ज़मीन से कोई भी राजस्व नहीं लिया जाता था, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता था, जिसको हम क्या बोलते थे? मदद ए मास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। दास्तान ए अमीर हमजा, ठीक है, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? अब्दुल समद के द्वारा, मंसूर के द्वारा, या मीर सैयद अली के द्वारा, या ऑप्शन डी अबुल हसन के द्वारा। तो ये तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी अब्दुल समद। दास्तान ए अमीर हमज़ा, ये पुस्तक आपकी बनाई गई थी अकबर के शासनकाल में। ये जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके चाचा अमीर हमज़ा, उनके अंकल थे अमीर हमज़ा, जिनके एडवेंचर्स के बारे में थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स चित्रांकन का कार्य किया गया था वो अब्दुल समद ने किया था। शुरुआत में मीर सैयद अली ने इसे इनिशियली स्टार्ट किया था, बट पूरा कंप्लीट किया था अब्दुल समद ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? यानी इसमें कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने खुद को हजरत ए आला कहा? ऑप्शन ए दे रखा है बहलो लोदी, बी है सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, या इस्लाम शाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका, वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी शेरशाह सूरी या शेर खां, जिसने सूरवंश की स्थापना की। यह एक अफगान सरदार था जिसने चौसा और बिलगाम के युद्ध में हुमायूं को भी पराजित किया था 1539-40 में। ठीक है, तो इसने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई, बाद में खुद एक सुल्तान बना था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? यानी कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसको वजीर गाजुद्दीन ने दिल्ली में दाखिल होने से रोक दिया था? ऑप्शन ए है आलमगीर सेकंड, बी है आपका शाह आलम सेकंड, सी है अकबर सेकंड, या बहादुर शाह द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 80 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी शाह आलम सेकंड। ठीक है,
सालम सेकंड का जो टाइम पीरियड रहा है वो लगभग 1760 से लेकर 1806 तक रहा। ये कमज़ोर शासक थे, यानी जितने भी औरंगजेब के बाद, आलमगीर औरंगजेब के बाद जितने भी शासक हुए बहुत ही कमज़ोर शासक हुए, ठीक है। तो इनके बाद 1760 से 1806 की भी सालम द्वितीय ने गद्दी संभाली थी, मुगल बादशाह बने थे। ये बहुत ही कमज़ोर शासक हुए। इन्हें पहले अंग्रेज़ों ने 1764 के बक्सर के युद्ध में पराजित किया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इन्हें कैद करके रखा। इनको अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाई मराठाओं ने, और उनसे पेंशन, यानी मराठाओं की पेंशन पे जीवित रहे। कई बार महादेव जी सिंधे ने इन्हें बचाया था, और लास्ट में 1806 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी सालम सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह था वो क्या था? यानी मसनबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो क्या है? ऑप्शन ए है मुआविन मुबाइन, सेकंड है दीवान, तीसरा है आपका प्रोसाड़ीपत तुर्की संग्रह, या डी है आपका बाबरनामा। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो क्वेश्चन नंबर 81 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन ए यानी मुबाइन करेक्ट आंसर रहेगा। यानी बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह मुबाइन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है, यानी औरंगजेब ने जो जिहाद स्टार्ट किया था वो क्या था, उसका अर्थ एक्चुअली मीनिंग क्या था? ऑप्शन ए दार उल हर्ब, बी है दारुल इस्लाम, सी है आपका पवित्र युद्ध, या डी है जजिया कर। तो बीपीएससी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 82 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दारुल इस्लाम। यहाँ पर जो दारुल हर्ब है, ये वाला जो शब्द है दारुल हर्ब का अर्थ होता है कि एक ऐसी ज़मीन जहाँ पर शरीयत के नियम कायदे फॉलो नहीं किए जाते, यानी यहाँ पर गैर मुस्लिम शासक राज्य करते हैं, ठीक है। जबकि दारुल इस्लाम का अर्थ होता है कि एक ऐसी ज़मीन जिस पर शरीयत के नियम कायदों से वहाँ पर शासन किया जा रहा है, और वहाँ के जो शासक हैं वो मुस्लिम शासक हैं, ठीक है। वहाँ शरीयत के नियम फॉलो होते हैं। तो औरंगजेब द्वारा जो जिहाद चलाया गया था तो उसका अर्थ ये था कि दारुल हर्ब को चेंज करो दारुल इस्लाम में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने। तो क्वेश्चन नंबर 83 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा शाहजहां, ठीक है। शाहजहां ने आगरा से राजधानी ट्रांसफ़र करके दिल्ली कर दी थी, और वहाँ पे जाके लाल किले का निर्माण किया था। लाल किले के साथ साथ शाहजहां ने वहाँ जामा मस्जिद का भी निर्माण किया था, ठीक है। तो लाल किला, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दोनों ही शाहजहां ने बनवाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या रहेगा? पहला युद्ध इसमें ऑप्शन ए दे रखा है चौसा का युद्ध, दौरा का युद्ध, कन्नौज, बेलगाम, या सरहिंद का युद्ध। बी दे रखा है दौरा, चौसा, बेलगाम और सरहिंद। सी दे रखा है सरहिंद, दौरा, चौसा, कन्नौज, ठीक है। डी दे रखा है दौरा, चौसा, सरहिंद, कन्नौज या बेलगाम, ठीक है। अब इनका सही कालानुक्रम क्या रहेगा? तो सबसे पहले हम हुमायूं की बात करें तो ये बाबर के बाद राजगद्दी संभाली। बाबर ने 1526 से लेकर 30 के बीच में कई 4 युद्ध लड़े थे। 1526, 27, 28 और आपका 1526, 27, 28, 29, ठीक है। 29 में भी उन्होंने युद्ध लड़ा था। 26 में उन्होंने पानीपत की लड़ाई, 27 में खान बाके में राणा सांगा को हराया, ठीक है। इसी तरीके से 27 में खानवा का युद्ध, 28 में उन्होंने मेदिनी राय को हराया था, और 29 में उन्होंने अफ़गान सरदार महमूद लोदी को हराया था। और यही महमूद लोदी बाद में जाके बंगाल में शरणागत हो गया था, बंगाल में जाके छिप गया था, और वापस इसने 1532 में अटैक किया था दिल्ली पर, यानी हुमायूं के बीच, ठीक है। जिस टाइम पे राजा था, तो हुमायूं और महमूद लोदी के बीच में युद्ध हुआ था 1532 में, जिस युद्ध को कहा जाता है दौरा का युद्ध, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश में जगह है। दौरा के युद्ध में हुमायूं ने महमूद लोदी को फिर से हराया, अफ़गानों को फिर से हराया। यानी सबसे पहले आपका दौरा का युद्ध आएगा इन सब के बीच में। तो यहाँ पे बी या डी में से कोई एक रहेगा। इसके बाद 1532 के अगर फिर और युद्धों की बात करें तो फिर चौसा का युद्ध आपके सामने आने वाला है, जिसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था 1539 ईस्वी में। यानी चौसा का युद्ध हुआ है आपका 1539 ईस्वी में, जिसने शेर खां या शेरशाह सूरी ने, अफगान सरदार था, जिसने हुमायूं को हराया था। नेक्स्ट ईयर अगली साल ही फिर से एक युद्ध होता है जिसको कन्नौज या बेलगाम का युद्ध कहते हैं, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। और इस युद्ध में पराजित होने के कारण हुमायूं दिल्ली से चला गया, और वो बाहर काबुल चला गया था, ठीक है। उसके बाद वो फिर से वापस लौट के आता है जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तब उसने फिर 1555 ईस्वी में एक फिर से अटैक किया भारत पे और दिल्ली पर, जिस समय सूरवंश का शासक था
सिकंदर शाह सूरी, जिसको पराजित किया होता है उसने सरहिंद के युद्ध में, ठीक है। तो 1555 के में जो युद्ध होता है उसका नाम था सरहिंद का युद्ध, जिसमें हुमायूं ने मुगल साम्राज्य को पुनर्स्थापित किया था, वापस से फिर से स्थापना की थी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा दौरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज बेलग्राम, फिर सरहिंद, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है, यानी किसने ये बोला है कि शाहजहां का जो टाइम पीरियड था उस वो गोल्डन एज था मुगल काल का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 के ऑप्शन हैं वी ए स्मिथ, जे एन सरकार, ए एल श्रीवास्तव या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 85 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी ए एल श्रीवास्तव, ठीक है। ए एल श्रीवास्तव ने मुगल साम्राज्य का गोल्डन पीरियड शाहजहां का शासनकाल को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 में है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने या शाहजादा शहजादा अजीम ने। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? क्वेश्चन नंबर 86 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा शेरशाह सूरी ने, ठीक है। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन या जिसे तख्ते ताउस कहा जाता था, उस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए शाह आलम फर्स्ट, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन सी है बहादुर शाह या जहांगीर शाह। तो क्वेश्चन नंबर 87 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो ये मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम मुगल बादशाह था जो मयूर सिंहासन या तख्ते ताउस पर बैठा। उसके बाद इसके 1739 में अटैक किया था दिल्ली पर नादिर शाह ने, और इस मयूर सिंहासन को नादिर शाह लूट के अपने ईरान में ले गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 88। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या रहा? ऑप्शन ए उसकी घुड़सवार सेना, बी है उसकी सैनिक कुशलता, सी थी उसकी तुलगमा प्रथा, या डी है आपकी अफगानों की आपसी लूट। तो क्वेश्चन नंबर 88 में, सॉरी अफगानों की आपसी फूट है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 88 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन बी, ठीक है, उसकी सैन्य कुशलता, यानी अपनी सैन्य कुशलता की वजह से पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 में जाब्ती प्रणाली या जब्ती सिस्टम किसकी उपज थी, यानी जब्ती सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? गयासुद्दीन तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने। तो क्वेश्चन नंबर 89 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन सी, यानी शेरशाह सूरी ने, ठीक है। और इसकी स्टार्ट कराई थी टोडरमल के सहयोग से, ये जाब्ती प्रणाली स्टार्ट कराई थी शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। जवाबित का संबंध किससे होता है, यानी जवाबित क्या चीज़ होती है? ऑप्शन ए है राज्य के कानून, यानी स्टेट के लॉज होते हैं, बी है मनसब प्रणाली को नियंत्रित करने वाले कानून, सी है टकसाल से संबंधित कानून, यानी करेंसी किस तरीके से जारी की जाएगी उससे संबंधित कानून है, या कृषि संबंधित कानून होते हैं। तो जवाबित ये पहले भी कर चुके हैं हम सल्तनत काल में। तो क्वेश्चन नंबर 90 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी जवाबित होते हैं स्टेट के लॉज, जो नियम कायदे स्टेट में चल रहे होते हैं उस समय किसी भी शासनकाल के दौरान, तो उन्हें जवाबित कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91। ईरान के शाह और मुग़ल शासकों के बीच झगड़े की मुख्य वजह क्या थी? यानी ईरान के जो शासक थे, चाहे वो नादिर शाह हो या अहमद शाह अब्दाली हो, और मुग़ल शासक थे, इनके बीच में क्या आपस में झगड़े की क्या टसल जोन थी? ठीक है, ऑप्शन ए काबुल, काबुल का क्षेत्र, कंधार का क्षेत्र, कुंदूज का क्षेत्र या गजनी का क्षेत्र। तो क्वेश्चन नंबर 91 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कंधार वाले रीजन में मुगल वास, यानी ये दोनों के बीच में एक टसल जोन था। इस पे ना तो मुगल शासकों ने कब्जा किया, ना ही ईरान के शासकों ने, यानी ये आपस में एक टसल जोन बना रहा। कभी कंधार पे मुगल एम्परर का कब्जा होता था, कभी ईरान के शासकों का, ठीक है। चाहे वो हुमायूं के बीच का युद्ध हो मच्छीवाड़ा वाला, या फिर बाद में नादिर शाह के अटैक हुए, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये इस कंधार के रीजन की वजह से हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? ऑप्शन ए दे रखा है अर्जुमांद बानो बेगम, बी है लाडली बेगम, सी है मेहरुनिशा, या डी है आपका रोशन आरा। ये यूके पीसीएस और जेपीएस, यानी झारखंड पीसीएस, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 92 का, वो है ऑप्शन ए, यानी अर्जुमांद बानो बेगम मुमताज़ महल का असली नाम था, जो शाहजहाँ की पत्नी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? ऑप्शन ए अकबर को, औरंगजेब को, शाहजहां को या जहांगीर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, आलमगीर औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है,
यानी जैसे जैसे बौद्ध विहार होते हैं, बौद्ध धर्म में जो विहार होते हैं जहाँ पे रुकते हैं बौद्ध भिक्षु, उस तरीके की इमारत, उस तरीके की इमारत अकबर ने कौन सी बनवाई थी? ऑप्शन ए पंचमहल, बी है दीवाने खास जोधाबाई के महल या बुलंद दरवाज़ा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए पंचमहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके बाद कोई भी मुगल बादशाह को बादशाह का टाइटल नहीं दिया गया। तो उनके पिताजी का नाम क्या था? अकबर शाह फर्स्ट, अकबर शाह सेकंड, औरंगजेब या शाहजहां? ठीक है, तो अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। 1857 की क्रांति में ये इन्होंने नेतृत्व किया था भारत के क्रांतिवीरों का। ठीक है, बाद में इन्हें रंगून भेज दिया गया और वहीं इन्हें सजा दी गई। रंगून में उनके जीवन पर्यंत तक रखा, वहीं पर उनकी समाधि मौजूद है। इनके बच्चों की हत्या करके इनके सामने थाली में रख के इनके कटे सिर रख दिए थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मुगल बादशाह जफर से संबंधित हैं, एक कवि थे। अब ये इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, यानी इनके पिता का नाम क्या था, तो 95 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है, यानी अकबर सेकेंड। ठीक है, यूपीपीसीएस सन 2005 का आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किए थे? यानी राजपूतों में बहुत सारे वंश थे, तो किस वंश के साथ सबसे पहले अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए? ऑप्शन है बुंदेलों के साथ, कछवाहों के साथ, राठौरों के साथ या सिसोदिया वंश के साथ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी, यानी कछवाहों के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे कौन कौन से थे? अहमदनगर एवं बीजापुर, बीदर एवं बीजापुर, बीजापुर एवं गोलकुंडा या गोलकुंडा एवं अहमदनगर। यूपीपीसीएस अंदर 4 और 8 में कई दो बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 97 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो है आपका बीजापुर एवं गोलकुंडा। ठीक है, औरंगजेब ने दक्षिण में दो राज्यों को जीता था, वो राज्य थे आपके बीजापुर, दूसरा था गोलकुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 98। अगला क्वेश्चन है 98 की निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? ठीक है, यहाँ पे आत्मकथा की बात हो रही है, वो भी फारसी भाषा। अगर यहाँ पे बात होती किसने आत्मकथा लिखी तुर्की भाषा में, तो वो बाबरनामा हो जाती, बाबर के द्वारा। जबकि यहाँ पे फारसी भाषा की बात हो रही है, तो ऑप्शन ए कट जाएगा, यानी बाबरनामा तुर्की में लिखी गई थी, बाबर ने तुर्की में लिखी थी, तो ये तो नहीं रहेगा आंसर। अकबर ने अपनी कोई आत्मकथा नहीं लिखी। ठीक है, औरंगजेब ने भी इस प्रकार की कोई आत्मकथा नहीं लिखी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी जहांगीर रहेगा। जहांगीर ने अपनी तुझुक जहांगीरी लिखी थी फारसी भाषा में, जो उसकी आत्मकथा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है कि मुगलों ने नवरोज या नौरोज का त्यौहार कहाँ किन से लिया था? ऑप्शन है पारसियों से, यहूदियों से, मंगोलों से या तुर्कों से। ये पीसीएस संदर्भ एक में पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, पारसियों ने। ठीक है, पारसी ईरान से संबंधित, यानी पहले जिसे ईरान को फारस कहा जाता था, उसके बाद इस्लामीकरण हुआ ईरान का, यानी फारस का इस्लामीकरण हुआ, जिसकी वजह से उसका नाम ईरान हो गया। और वहाँ पे सिया वंश के बहुत सारे मुस्लिम, यानी सिया वंश के शासकों का राज्य रहा ईरान पर। तो जो पहले वहाँ पर नौरोज जो त्यौहार मनाया जाता था, वो कंटिन्यूस मनाया जाता रहा। ठीक है, पारसियों का ये त्यौहार था एक्चुअली। बाद में इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में इसने बलबन ने स्टार्ट किया था अपने सल्तनत काल में, और इसके बाद मुग़लों ने इसको अपने राज के अंतर्गत शामिल किया था, नवरोज को। ठीक है, यानी नवरोज त्यौहार मनाने का मुग़लों ने भी स्टार्ट किया था, और ये लिया था आपका पारसियों से। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? यानी सेकेंड ताजमहल किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए अनारकली का मकबरा, बी है एतमादुद्दौला का मकबरा, सी है राबिया-उद-दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जिसे औरंगजेब ने बनवाया था, और डी है इनमें से कि कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 100 का इस पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो है आपका ऑप्शन सी, यानी राबिया-उद-दौरानी या बीबी का मकबरा, औरंगजेब की पत्नी का मकबरा, द्वितीय ताजमहल या सेकंड ताजमहल कहलाता है। ठीक है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 101। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ठीक है, यानी सर्वाधिक मात्रा में मनसबदार थे, हिंदू मनसबदार। ऑप्शन ए हुमायूं के समय, अकबर के समय, जहांगीर के समय, या ऑप्शन डी औरंगजेब के समय। तो क्वेश्चन नंबर 101 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है, वो रहेगा आपका ऑप्शन डी, यानी जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब के समय मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। अब इस क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकती हैं कि थोड़ा से जो अकबर थे वो लिबरल थे, यानी हिंदुओं के प्रति वो सहिष्णु रहे, जबकि औरंगजेब का जो चरित्र है वो थोड़ा सा कट्टरवादी, यानी रिलीजियस थे,
बहुत ज़्यादा धार्मिक थे और कट्टरवादिता थी, जिसके कारण आप ये सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं हिंदू सेनापति सर्वाधिक अकबर के समय पे रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। औरंगजेब के समय पर सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा है? यानी किसने दीन ए इलाही को एक धर्म बोला था? ऑप्शन ए अबुल फजल ने, अब्दुल कादिर बदायूनी ने, या निजामुद्दीन अहमद, या इनमें से किसी ने नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 102 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र का, महाभारत का, रामायण का, या सूरसागर का। क्वेश्चन नंबर 103 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानियों का जो संग्रह है उसको अनवार ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है, और इसी प्रकार से महाभारत का रज्मनामा नाम से अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है कि जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? यानी कौन सबसे ज़्यादा बर्ड्स की पेंटिंग किया करता था? जहांगीर के समय की बात हो रही है। पहला है आपका ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबरीजी, बसावन, या मंसूर, जिसे उस्ताद मंसूर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उस्ताद मंसूर रहेगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। यानी पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार जहांगीर के समय पर उस्ताद मंसूर था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण दिया है? ऑप्शन ए गुलबदन बेगम ने, नूरजहाँ बेगम ने, जहांआरा बेगम ने, या जैमुनिशा बेगम ने। तो क्वेश्चन नंबर 105 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, यानी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नाम से कृति लिखी, जिसमें हुमायूं के बारे में विवरण दिया है, यानी हुमायूं की बायोग्राफी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की नीति, जिसे सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की नीति कहा जाता है, ये किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए राजनीतिक उदारता पे, धार्मिक सहनशीलता पे, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पे, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे 106 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी सारी चीज़ों पे, चाहे वो राजनीतिक उदारता थी, ये भी सुलह कुल का पार्ट थी, धार्मिक सहनशीलता भी सुलह कुल का पार्ट थी, इसके साथ साथ उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण, ये भी आपका सुलह कुल यानी सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की नीति के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहने वाला है। नेक्स्ट है 106। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, ग्वालियर में, झांसी में, या जयपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 107 का करेक्ट आंसर रहेगा ग्वालियर में। ठीक है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है, जिनका असली नाम रामतनु पांडे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी? ऑप्शन ए बाबर की, हुमायूं की, शाहजहां की, औरंगजेब की। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 108 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बाबर की। ठीक है, और इन्होंने ही हुमायूं नामा लिखी थी हुमायूं के बारे में। ठीक है, यानी अकबर की बुआ जी ने, गुलबदन बेगम जो बुआ थी अकबर की बुआ या हुमायूं की बहन, उन्होंने हुमायूं नामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए आहार नाम से, दस्तूर नाम से, सूबा नाम से, सरकार नाम से। तो मुगल प्रशासन में जिले, जो आजकल जिले होते हैं, वैसे ही उस समय पर मुगल प्रशासन में जिलों को सरकार कहा जाता था। ठीक है, यानी सबसे पहले जो प्रोविंस यानी आज के जो स्टेट होते हैं जैसे यूपी, बिहार, ये चीज़ें होती हैं, इनको सूबा कहा जाता था, और इनके अंतर्गत जिले आते थे, इनको सरकार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह के लिए, गुरु तेग बहादुर के लिए, गुरु रामदास के लिए, गुरु अंगद देव के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा 110 का वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी गुरु तेग बहादुर के लिए। ठीक है, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। इस वीडियो में हम टोटल 150 क्वेश्चन कर रहे हैं, 150 तक जाएंगे, 75 से लेके अभी क्वेश्चन नंबर 111 कर रहे हैं। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? यानी किसका पहले का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था? ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, जहांगीर, या बहादुर शाह। तो क्वेश्चन नंबर 111 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी बाबर। ठीक है, बाबर का पहले का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। उसने जब भारत में अटैक किया, उसको जीता, उसके बाद इसका नाम बाबर रख लिया था। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 कि अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? महाभारत का फारसी अनुवाद
जो जिस टाइटल के साथ किया था वो था रज्मनामा, यानी रज्मनामा नाम से इसको फारसी भाषा में लिखा था। अब किसने किया था, किसके निर्देशन में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी अबुल फजल। सॉरी, इसका करेक्ट आंसर आपका बदायूनी रहेगा। ठीक है, यानी किसके निर्देशन में हुआ था, बदायूनी के निर्देशन में रज्मनामा नाम से महाभारत का ट्रांसलेशन किया गया था फारसी भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट है 113। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे दिल्ली की जामा मस्जिद की बात हो रही है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी शाहजहाँ रहेगा। नेक्स्ट 114। क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा। अबुल फजल का, फैजी का, अब्दुल रहीम खाने खाना या अब्दुल कादिर बदायूनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खाना खाने ने बहुत ज़्यादा हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया। बहुत सारी किताबें लिखी, जैसे इनकी ज्योतिषाचार्य पे इनकी किताबों के नाम थे खेट कौतुकम तथा द्वादृश दो वग्गावाली। ठीक है, और इसी तरीके लिए एक्चुअली ये जो रहीम हैं ये एक्चुअली अपने दोहे के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो हिंदी भाषा में जो दोहे दिए थे उनके लिए फेमस है। अकबर के नवरत्नों में से एक थे अब्दुल रहीम खाने का ना, एक्चुअली इनका नाम रहीम नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 115। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 115 में निम्न कथनों में से कौन तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं पूछा है। पहला है अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था। सेकंड है कि प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता। तीसरा है अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न। अकबर की धार्मिक नीति। तो इन चारों में से आपके जो बी, सी और डी हैं, यानी प्रशासकीय एकता और कानूनों की एक रूपता, इसी के साथ साथ अकबर द्वारा सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न करना, अकबर की धार्मिक नीति, सहिष्णु नीति, इन सभी ने राष्ट्रीय सम्राट होने का उसका दावा किया है। ठीक है, यानी इन सब चीज़ों से हम कह सकते हैं कि एक अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। ठीक है, जबकि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया था, ये सिद्ध करता है कि वो राष्ट्रीय सम्राट नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 116। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती कहाँ पर। आगरा के किले में, लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में या फतेहपुर सीकरी में। तो क्वेश्चन नंबर 116 का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, आगरा के बाद आगरा का किला अकबर ने बनाया था। उसके बाद इसने राजधानी शिफ्ट कराई थी फतेहपुर सीकरी में, जिसमें बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया, जैसे बुलंद दरवाज़ा, पंचमहल, जोधाबाई का महल इत्यादि। ठीक है, तो ये सारी इमारतें कहाँ पे बनी हुई हैं, फतेहपुर सीकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। यानी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप के बीच में। तो इनके बीच में ये अकबर का इसका मुख्य उद्देश्य क्या था इस युद्ध करने के पीछे। पहला है राणा प्रताप को अपने अधीन लाना, बी है राजपूतों में फूट डालना, सी था मानसिंह की भावना को संतुष्ट करना, या डी था साम्राज्यवादी नीति अपनाना। तो क्वेश्चन नंबर 117 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, है ना, महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। ठीक है, महाराणा प्रताप को अपने अधीन करने के लिए अकबर ने राजा मानसिंह को हल्दी घाटी के युद्ध में अपने पक्ष से युद्ध करने के लिए भेजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। जो चित्रकारी का जो टाइम पीरियड है मेनली, यानी जिसकी गोल्डन पीरियड कहा जाता है मेडिवल इंडिया का, वो है आपका जहांगीर का पीरियड। लेकिन इसकी शुरुआत हुमायूं के समय से ही हो गई थी पेंटिंग करना, जिसमें हुमायूं के समय बहुत सारे विद्वान चित्रकार रहे, उसके बाद अकबर के समय विद्वान चित्रकार रहे, और जहांगीर के समय तो ये पीक टाइम पे पहुंच गई थी चित्रकारी। तो अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। ऑप्शन ए अबुल फजल, दसवंत, बिसनदास, उस्ताद मंसूर। तो क्वेश्चन नंबर 118 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा दसवंत। ठीक है, इनके साथ साथ दसवंत दूसरे थे बसावन, ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। निम्नलिखित में से किस में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। यानी कौन सी ऐसी बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स है, जहाँ हिंद तथा ईरानी दोनों वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 119 का जो ऑप्शन है कि ताजमहल में, लाल किले में, पंचमहल में या सिरसा के मकबरे में, यानी हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय आपका देखने को मिलेगा ऑप्शन डी, यानी सिरसा के मकबरे में, जो सासाराम बिहार में स्थित है। ठीक है, सिरसा के मकबरे में सबसे पहली बार हिंद और ईरानी वास्तुकला का सबसे पहले समन्वय देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 120। सिरसा के बचपन का नाम क्या था। फरीद खान, हसीन खान, हुसैन खान या बहार खान।
तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए फरीद खां। ठीक है, बाद में इसको उपाधि दी गई शेर खां की, और सबसे लास्ट में सिरसा सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इन्होंने सूरवंश की स्थापना की थी हुमायूं को हटाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 121, सिरसा को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में कार्य किया, और वह जागीर कहाँ की थी, यानी कहाँ के जागीर के रूप में इनके पिता हसन खां ने प्रबंधक के रूप में कार्य किया। ऑप्शन ए सहसाराम या सासाराम की, पटना की, हाजीपुर की, या ख्वासपुर की। तो क्वेश्चन नंबर 121 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए सासाराम या सहसराम में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि से नवाजा तथा अपना वकील, प्रतिनिधि, उपप्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालिक संरक्षक व शिक्षक नियुक्त किया था। ठीक है, तो यहाँ पर उस शासक का नाम पूछा है जिसके शासन के अंडर शेर खां या शेरशाह सूरी कार्य करते थे। ऑप्शन ए है बहार खां नूहानी, जिसे लोहानी कहा जाता था, या हसन खां, इब्राहिम लोदी, या जलाल खां नूहानी। तो क्वेश्चन नंबर 122 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा बहार खां नूहानी। यही बहार खां नूहानी ने फरीद खान को शेर खां की उपाधि दी, जो बाद में आगे बढ़कर शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की थी किस चीज़ की? हजरत ए आला की, अमीन उद्दौला की, शेरशाह की, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 123 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा हजरत ए आला, यानी दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। सबसे पहले तो दक्षिण बिहार का शासक था बहार खां नोआनी, जिसने इसे शेर खां की उपाधि दी थी, लेकिन बाद में दक्षिण बिहार का जो वास्तविक शासक बना था वो था शेर खां, और शेर खां ने अपने आप को एक उदाहरण उपाधि दी थी हजरत ए आला की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी, यानी अपने आप को शेरशाह की उपाधि दी। तो ये वो युद्ध दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 124 के युद्ध हैं चुनार का युद्ध, बेलगाम का युद्ध, चौसा का युद्ध, या मछीवाड़ा का युद्ध। तो 124 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, या बेलगाम का युद्ध, जो 1540 ईस्वी में हुआ था, जिसमें निर्णायक युद्ध साबित हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और दिल्ली छोड़कर चला गया था। और इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने शेरशाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 125, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? कन्नौज या बेलगाम का युद्ध, चौसा का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कन्नौज या बेलगाम का युद्ध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 126, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैनिक कमांडर था, शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार था, औरंगजेब का एक महत्वपूर्ण सामंत था, विश्वासपात्र था, डी डी दे रखा है मोहम्मद शाह के शासन में एक इतिहासकार एवं कवि था। ये यूपीएससी सन 2006 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 126 का करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, यानी शाहजहां के समय एक राजकीय इतिहासकार था अब्दुल हमीद लाहौरी। और यह वही अब्दुल हमीद लाहौरी था जिसने पातशाह नामा किताब लिखी थी, जिसमें शाहजहां के संपूर्ण जीवन का विवरण किया है इसने। ठीक है, तो ये एक हिस्टोरियन था, एक इतिहासकार था। क्वेश्चन नंबर 27, कथन ए और कथन कारण दे रखा है। कथन है कि शाह आलम सेकेंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। कारण रहा उत्तर पश्चिमी सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, जिस कारण शाह आलम सेकेंड ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। हमें ये दोनों कथन और कारण देखने। ऑप्शन ए दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। कारण बी दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है ए सही है किंतु आर गलत है। डी दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, यानी अपने जो प्रारंभिक वर्ष थे अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए थे, लेकिन इसका ये कारण नहीं था कि उत्तर पश्चिम में विदेशी आक्रमण हो सकता है जिसकी वजह से उसने अपने दूर व्यतीत किए थे। ठीक है, ऐसा कोई इसका इसका जो मेन रीज़न ये था कि 1760 से लेके इसने राज किया था 1806 तक। तो शुरुआत के ही काल में जब ये शासक बना तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में इसे पराजित किया और इसे कैद कर लिया गया, पटना में रखा गया इसे कैद करके। तो इस वजह से ये दिल्ली से दूर रहा। जब वापस इसे मराठाओं ने छुड़ाया और दिल्ली लेके आए, फिर उसके बाद इसने शासन स्थापित किया दिल्ली में, यानी एक मुग़ल बादशाह बना और एक पेंशन की भूमिका में रहा। मराठाओं ने इसे पेंशन दी थी। अगला क्वेश्चन है एक क्वेश्चन नंबर 128, धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ था, यह किन किन के बीच में लड़ा गया?
ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, बाबर और अफगानों के बीच में, औरंगजेब और दारा सिखों के बीच में, अहमद शाह दुर्रानी तथा मराठाओं के बीच में। तो अगर हम धर्मत के युद्ध की बात करें तो ये 1658 में हुआ था। ऑप्शन सी यानी औरंगजेब और औरंगजेब के बड़े भाई दारा सिखों के बीच में हुआ था ये युद्ध। अगर हम ऑप्शन ए की तरफ देखें मोहम्मद गोरी और जयचंद, तो यह युद्ध चंदाबर का युद्ध है आपका 1194 में लड़ा गया था, जिसमें जयचंद को पराजय देखने को मिली थी। अगर हम बाबर और अफगानों के बीच के युद्ध की बात करें तो ये आपका 1529 में देखने को मिलता है, जिसमें अफगानों को बाबर ने हरा दिया था। इसी प्रकार से अहमद शाह दुर्रानी ने मराठाओं को हराया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। तो ये सारे युद्ध हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा, यानी धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिखों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। कथन और कारण दे रखा है। कथन है कि खानवा के युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। कारण यह था कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। ऑप्शन ए दे रखा है कि ए और आर दोनों सही हैं, यानी कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। बी दे रखा है कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी दे रखा है कथन सही है लेकिन कारण गलत है। डी दे रखा है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 129 का करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण साबित हुआ बाबर के लिए। ठीक है, अब ये इसका कारण ये था कि राजपूत वीर राणा सांगा जो मेवाड़ के राणा राणा थे, वो निश्चय ही इब्राहिम लोदी से अधिक पावरफुल और अधिक दुर्जय शत्रु थे। ठीक है, उनको जीतना बाबर के लिए एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट था इंडियन मेडिवल हिस्ट्री का और बाबर के लिए भी। ठीक है, उसके बाद पूरी तरीके से बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी थी भारत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 थी मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता था, यानी मक्का ए द्वार कहा जाता था। यानी कहाँ किस बंदरगाह से होते हुए मक्का की तरफ हज की यात्रा की जाती थी। ऑप्शन ए कालीकट का बंदरगाह, बी बड़ौच का बंदरगाह, खंबात का बंदरगाह या सूरत का बंदरगाह। तो यहाँ पे 130 का करेक्ट आंसर रहेगा सूरत का बंदरगाह। ठीक है, यानी सूरत के बंदरगाह को मक्का ए द्वार या बाबुल ए मक्का कहा जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जहांगीर और उनके सामने दे रखे हैं विलियम हॉकिंस, यानी ये दरबार में आने वाले दूत थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए, ये ऑप्शन ए दे रखा है। बी दे रखा है अकबर के समय सर टॉमस रो आया। सी दे रखा है शाहजहां के समय ट्रेवेनियर और औरंगजेब के समय मनुचे। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 3 सही दे रखे होंगे, एक गलत होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो 131 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अकबर के समय पे सर टॉमस रो नहीं आया था, सर टॉमस रो जहांगीर के समय पे आया था। ठीक है, विलियम हॉकिंस और सर टॉमस रो दोनों ही जहांगीर के शासनकाल के दौरान आए, जबकि ट्रेवेनियर शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय मनुची आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 कथन और कारण के रूप में है। कथन है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़ों को रखरखाव करना पड़ता था। यानी अगर 10 घुड़सवार सैनिक हैं तो उनके लिए हर एक घुड़सवार सैनिक पे 2 घोड़े रहने होंगे। तो टोटल मिला के 20 घोड़े रखने पड़ेंगे 10 घुड़सवारों के लिए। ये कारण कथन दे रखा है। कारण है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना होता है और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता है। अब ऑप्शन ए दे रखा है कूट में कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण करता है। बी दे रखा है कि कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी है कि कथन सही है किंतु कारण गलत है, जबकि डी है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो 132 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, यानी कथन आपका गलत दे रखा है लेकिन कारण सही है। कारण ये सही है कि घोड़ों को यात्रा में आराम देना पड़ता है और युद्ध के समय घोड़ों को आपस में बदलना भी आवश्यक है। लेकिन पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है कि हर 10 घुड़सवार सैनिक के पास 20 घोड़े होंगे, यानी एक के पास 2 होगा, वो गलत। सॉरी गाइज, इसका जो करेक्ट आंसर वो डी ना होके ऑप्शन ए ही रहेगा। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था जाट रैंक के हिसाब से। यहाँ पे जो मनसबदारी सिस्टम था जिसकी स्थापना तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इसको यानी बाबर और हुमायूं के समय भी मनसबदारी प्रणाली थी, बट इसको जो प्रचलित किया था वो सबसे अधिक मात्रा में, और जाट और सवार नाम से 2 चीज़ें और ऐड की थी इसमें, वो अकबर ने ऐड की थी। ठीक है, तो मनसबदारी सिस्टम मेनली अकबर ने बहुत अच्छे प्रसिद्ध करवाई, और इसमें एक जाट रैंक होती थी, एक सवार रैंक होती थी। जाट रैंक के जात जो या जाट रैंक होती थी वो किसी भी मनसब की, यानी वो 10 से लेकर 5,000 तक हो सकती है। बाद में चल के ये 7,000 तक पहुंच गई थी मनसबदारी रैंक, या 10,000 तक पहुंच गई थी औरंगजेब के समय पर।
और वो बड़ी जो हायर रैंक्स होती थी वो आपकी मेनली प्रिंसेस या राजकुमार के लिए दी जाती थी या राजपूतों को दी जाती थी, जो बाद में जाके जिन्होंने अकबर की सुजैनिटी को मान लिया था, ठीक है। तो ये इसमें ये होता था कि ये आपकी जात रैंक होती थी जिसके हिसाब से आपको मनसब दिया जाता था, एक जागीर दी जाती थी। कभी कभी जागीर की जगह पर कैश भी दिया जाता था, यानी एक जागीर दी जाती थी, एक एरिया दिया जाता था जिससे वो अपना पैसा कलेक्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, और उससे अपनी सेना जो भी उनके पास कितने हाथी रखने हैं, कितने घोड़े रखने हैं, ये सारी चीज़ें, और कितनी सेना रखनी है, उन सब का खर्चा उठा सकें, ठीक है। कभी कभी ये कैश में भी दिया जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें अकबर ने स्टार्ट कराई। तो इसमें ये होता था कि उनके साथ कुछ सवार भी दिए जाते थे जिन्हें सवार कहा जाता था, यानी जितनी उनकी सवार रैंक होगी उसके हिसाब से उन्हें घुड़सवार सैनिक रखने पड़ेंगे, और उसके साथ अपने घोड़े भी रखने पड़ते थे। तो यहाँ पे ये सही है कि हर एक घुड़सवार सैनिक के साथ 2 घोड़े होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके बीच में जो युद्ध के समय उन सबको बदल लें और जो घोड़े हैं उनको आराम दे सकें, ठीक है। तो यहाँ पे कथन भी सही है और पहला करेक्ट आंसर रहेगा इसका, ठीक है। कथन कारण दोनों सही है, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। आंसर इट इज़ राइट आंसर, आप शायद समझ गए होंगे, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक में यहाँ पे गलत आंसर दे रखा है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 133, क्वेश्चन नंबर थर्ड 133 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी बे घुड़सवार सिपाही थे। पहला, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की। सेकंड है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। तीसरा होता था सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था। या चौथा होता था जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न कर रखा था। इन कथनों में से कौन से सही हैं? पहला, तीसरा और चौथा सही है, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, सेकंड और थर्ड सही है, या डी फर्स्ट और फोर्थ सही है? तो 133 का यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है, वो है रहेगा ऑप्शन बी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी ये वो सैनिक, वो घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने खुद को सम्राट के अंदर ही रहते थे, ये किसी मनसबदार के अंडर नहीं रहते थे, ये डायरेक्टली जो राजा होता था, जो शासक होता था, उसके अंडर रहते थे, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं कर रखे था, ठीक है, और जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी रूप से प्रदान की। सिंपल भाषा में कहा जाए तो ये राजा के अंगरक्षक होते थे, राजा के अंडर डायरेक्टली ये अपना कार्य करते थे। तो यहाँ पे 1 2 3 करेक्ट आंसर रहेगा, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 134, कंधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा। प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र की वजह से। मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र यानी जिसे बफर टेरिटरी के दृष्टिकोण से, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र होता है कि एक तरफ दूसरे का शासन है, यानी ईरानी शासन था, बीच में कांधार का एरिया है, और दूसरी तरफ मुगलों का शासन है, ठीक है। अगर ये हट गया, बीच से ये हट गया, तो डायरेक्टली ये बॉर्डर्स बन जाएंगे, ईरानी और आपका मुगल शासन, तो वहाँ खतरा पैदा हो जाता है एक दूसरे को। अगर बीच में कोई भी स्टेट है तो उसे बफर स्टेट बोलते हैं, मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र बोलते हैं, जिससे दोनों ही चाहे वो ईरानी साम्राज्य रहा हो या मुगल साम्राज्य रहा हो, वो एक दूसरे को सेफ महसूस करते हैं, ठीक है। तो बी है मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र, सी है आपका राज्य व्यवस्था के दृष्टिकोण से, और डी है सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से। तो क्वेश्चन नंबर 134 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन डी, यानी कंधार जब मुगल साम्राज्य से हट गया, मुगल साम्राज्य कंधार को हार गए, तो ये सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टि से ये मुगलों के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन होता था? यानी कौन सैनिक विभाग का हेड होता था? ऑप्शन ए दीवान, मीर बख्शी, मीर सम्मान या बख्शी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी, यानी मीर बख्शी जो सैनिक विभाग होता था उसका हेड होता था, ठीक है। यानी सेना से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, जितना वो खर्चा कर रहे हैं, रसद भेज रहे हैं, तो ये जितनी भी सामग्री वगैरह जुटानी है वो सब काम मीर बख्शी का होता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, राजपूताना क्षेत्र के किस राज्य को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेरशाह के मुख से अनायास यह निकला कि अरे मैंने ये एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में हिंदुस्तान का राज्य ही गंवा दिया होता, ठीक है। यानी शेरशाह सूरी बहुत ही मुश्किल से एक राज्य को जीता था, और जब वो जीत गया था तो शेरशाह सूरी के मुख से ये निकला कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में हिंदुस्तान का राज्य गंवा दिया होता अगर मैं इस युद्ध में हार जाता। तो ये किस युद्ध की बात हो रही है? मारवाड़, यानी किस क्षेत्र की बात हो रही है? मारवाड़ की, चित्तौड़ की, कालिंजर की, या इनमें से किसी की? तो क्वेश्चन नंबर 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, मारवाड़ है, यानी ये मारवाड़ क्षेत्र की बात हो रही है जिस समय उसका राजा
राजा मालदेव उस समय बार का शासक था, लेकिन वहाँ के दो बहुत ही वीर सैनिक थे, जैता कुंपा जो कमांडर थे, मिलिट्री कमांडर थे। उनकी कहानियाँ आज भी राजपूत गाते हैं और राजस्थान में उनकी कहानियाँ चलती हैं। ये दो वीर कमांडर ने, जैता कुंपा ने पूरी जो शेरशाह सूरी की सेना थी 80,000 की, उसको केवल 8,000 सैनिकों के बल पर रोक रखा था और उसको खदेड़ दिया था। टोटल मिला के यहाँ पे 36 कमांडर्स का उल्लेख किया जाता है, लेकिन उनमें से दो फेमस थे, जैता कुंपा। ठीक है, तो ये मारवाड़ का क्षेत्र था जिसमें शेरशाह सूरी के मुख से निकला था कि अरे मैंने एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में हिंदुस्तान का राज ही गंवा दिया होता। और इस युद्ध को सुमेलगिरी का युद्ध कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137 था कि किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट हो जाने के कारण सिरसा की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन ए है रायसीन अभियान, मालदेव की सेनाओं से संघर्ष के बीच यानी सुमेलगिरी का युद्ध। सी है चित्तौड़ अभियान के समय। डी है कालिंजर अभियान के समय। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी कालिंजर अभियान के समय। तोप का गोला फट जाने के कारण सिरसा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 138। क्वेश्चन नंबर 138 है कि सिरसा के बारे में क्या असत्य है। पहला दे रखा है सिरसा के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया था। बी है सिरसा के समय में किसानों को जरीवाना यानी सर्वेक्षण शुल्क तथा मुहासिलना यानी कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था। सी है भूमि की पैमाइश हेतु सिरसा ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। डी है सिरसा ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण करवाया था। तो इन चारों में से कौन सा कथन गलत दे रखा है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 138 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन डी यानी सिरसा ने सासाराम में एक सुंदर किले का निर्माण कराया। ये गलत है, जबकि सासाराम में सिरसा का मकबरा स्थित है। ठीक है, जबकि सिरसा ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जबकि सेकंड है कि सिरसा के समय में किसानों को जरीवाना अर्थात वो जरीब एक विशेष प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स होता है जिससे खेतों को नापा जाता है यानी सर्वेक्षण किया जाता है। तो जरीवाना यानी सर्वेक्षण करवाने के लिए शुल्क देना पड़ता था जरीवाना नाम से। इसी प्रकार से कर संग्रह शुल्क यानी आपसे पैसा वसूल किया जा रहा है, आपसे टैक्स लिया जा रहा है, तो टैक्स वसूलने में जितनी प्रोसेस में जितना धन खर्च होगा वो सारा आपसे वसूला जाएगा, यानी मुहासलाना टैक्स भी लिया जाता था। तो ये भी आपका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने जो 32 अंक वाला सिकंदरी गज पैमाना था, जो सिकंदर लोदी ने स्टार्ट कराया था, सिकंदरी गज पैमाना, उसको भी यूज किया था एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था। तो यहाँ पे ये तीनों ही कथन सही हैं, जबकि डी आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में शेरशाहकालीन प्रशासनिक इकाइयों के नाम दे रखे हैं, जबकि सूची सेकंड में प्रशासनिक इकाई का प्रधान दे रखा है। सूची फर्स्ट में दे रखा है एकता यानी प्रांत, सरकार यानी जिला, परगना यानी तालुका और सबसे लास्ट में ग्राम। इसी प्रकार से सूची सेकंड में पहला नाम दे रखा है हाकिम एवं अमीन का, दूसरा है सिकदार एवं सिकदरान का, एवं मुंसिफ एवं मुस्फान। तीसरा दे रखा है सिकदार एवं मुंसिफ और चौथा दे रखा है मुकद्दम एवं आमिल का। तो हमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान करना। यदि हम इसे मिलान करें तो एकता का जो हेड होता था उसे हाकिम एवं अमीन कहा जाता था। सरकार जिला का जो हेड होता था उसे सिकदार एवं सिकदरान या मुंसिफ एवं मुस्फान कहा जाता था। इसी प्रकार से परगना या तालुका का जो हेड होता था उसे सिकदार कहा जाता था, सिकदार, और इसे कभी कभी मुंसिफ भी कहते थे। और ग्राम का जो हेड होता था उसे मुकद्दम एवं आमिल कहते थे। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ग्राम का जो हेड होता था उसे मुकद्दम या कहीं पर आमिल कहते थे। ग्राम को मिला के परगना बनता था, तालुका मिलता था, जिसे सिकदार कहते थे। जिसका हेड होता था उसे सिकदार या मुंसिफ कहते थे। अगर किसी परगना का हेड सिकदार है तो परगना से मिल के जो जिला बनेगा उसका हेड सिकदार एवं सिकदरान होगा। अगर किसी परगना या तालुका का हेड मुंसिफ है तो मुंसिफ से मिल के जो जिला बनेगा मुंसिफों से, तो वो मुंसिफ ए मुंसिफान कहा जाएगा। इसी प्रकार से सारे जिलों को मिल के जो प्रांत बनता था उसको एकता कहते थे, उसका हेड हाकिम एवं अमीन होता था। ये शीर्षकालीन प्रशासनिक इकाइयों के प्रधानों के नाम हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, यानी ए का फर्स्ट सही है, बी का सेकंड, सी का 3 और डी का 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन नंबर 140 में है कि शेरशाहकालीन प्रशासन में फौजदार कौन होता था। ऑप्शन ए कोषाध्यक्ष होता था, फौजदारी मामलों का प्रधान होता था। सी है दीवानी मामलों का प्रधान, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 140 का करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी फौजदार कोषाध्यक्ष होता था। ठीक है, जो रेवेन्यू का जो मालिक होता था, रेवेन्यू यानी जो चीफ ट्रेजरर होता था, जिसके पास कोष रहता था, कोष का अध्यक्ष फौजदार कहलाता था शेरशाहकालीन
प्रशासन में, ठीक है। नेक्स्ट है 141, शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनगो का क्या मतलब होता था। ये शब्द अभी भी सुनने को मिलता है। ऑप्शन ए भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखना, बी है भू राजस्व वसूल करना, सी है दोनों कार्य, ये दोनों जो अभी बताए गए हैं दोनों कार्य करना, डी है ए और बी इनमें से कोई भी कार्य नहीं करना। तो 141 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका ऑप्शन ए, यानी भूमि संबंधी, लैंड संबंधी जितने भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, भूमि संबंधी जितने भी नियम कायदे या इन सब के जो रिकॉर्ड रखे जाते थे, किसके पास कितनी भूमि है, तो वो सारे काम कौन करता था, कानून को करता था, ठीक है। इसका काम भू राजस्व वसूलना नहीं था। नेक्स्ट है 142, किसने शेरशाहकालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा कि एक जरा छड़ी मृत्यु मुख में पहुंचने ही वाली वृद्धा अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े, तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है, ठीक है। तो यानी शेरशाह का प्रशासन व्यवस्था, यानी जो कानून व्यवस्था थी शेरशाह की, उसके बारे में ये कथन कहा गया है। ये कथन किसने बोला है? ऑप्शन ए अब्बास अब्बास खां सरवानी ने, बी मोरलैंड ने, सी है परमात्मा शरण ने, या डी के आर कानूनगो ने। तो 142 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा अब्बास खां सरवानी, ठीक है। अब्बास खां सरवानी ने कहा था कि अगर शेरशाह के समय, शेरशाहकालीन प्रशासन में किसी गांव में जो वृद्धा जो मरणासन है, यानी मरने वाली है, बिल्कुल वृद्ध है, अगर उसके सिर पे स्वर्ण से, सोने से भरे हुए आभूषण रख दिए जाएं, यानी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल हो जाए, कोई भी छीन के भाग सकता है, तब भी किसी चोर या लुटेरे की उस समय हिम्मत नहीं थी कि उनको ले सके, छीन सके, क्योंकि उन्हें पता था कि शेरशाह इसके लिए क्या दंड दे देगा, ठीक है। तो 142 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी ये कथन अब्बास खां सरवानी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 143, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए मोरलैंड का, परमात्मा शरण का, अब्बास खां सरवानी का, या के आर कानूनगो का। तो 143 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी के आर कानूनगो का, ठीक है। के आर कानूनगो ने कहा था कि शेरशाह द्वारा जितनी भी सड़कें बनवाई गई और सड़कों के सहारे सारी सराहें बनवाई गई, ये अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थीं, ठीक है, बेंस थीं अफगान साम्राज्य के। तो ये कथन आपका के आर कानूनगो का है। नेक्स्ट है 144, शेरशाह के भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा है। ऑप्शन पहला दे रखा है, भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर जिसे खसरा खतौनी तैयार किया गया, यानी जिसका आज भी खसरा खतौनी बोला जाता है। सेकंड, राई, यानी भू राजस्व निर्धारण के लिए फसल दरों की सूची, राई एक फसल दरों की सूची होती थी, इसे भी लागू किया गया शेरशाह के समय। तीसरा है, उपज के आधार पर भूमि की 3 श्रेणियां बांटी गई, पहली भूमि उत्तम भूमि, सेकंड मध्यम भूमि, और तीसरी थी निम्न भूमि। चौथा जो पॉइंट है, भू राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग तय किया गया था। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है इन 4 खतरों में? तो 144 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी भू राजस्व की दर उपज का 1/6 ना होकर 1/3 थी, जबकि ऊपर के ये तीनों कथन ही सही हैं, ठीक है। यानी भू सर्वेक्षण के आधार पर एक रजिस्टर बनवाया गया था जिसे खसरा खतौनी कहा जाता है, जिस पर सारी आपकी डिटेल लिखी होती थी कि किसके पास कितनी ज़मीन है, ठीक है। और ये खसरा खतौनी से संबंधित लैंड जितना भी ज़मीन के बारे में जितने भी, यानी किसके पास लैंड रिकॉर्ड्स रखे जाते थे, वो आपके इसका काम कानून को करता था, ठीक है। राई जो होती थी एक लैंड टैक्स की रेट होती थी, यानी किस ज़मीन पे कितना टैक्स रहेगा, उसकी रेट क्या रहेगी, तो ये राई में लिखा होता था। और तीसरा कि उपज के आधार पर 3 तरह की भूमि निर्धारित की गई थी, उत्तम, मध्यम एवं निम्न। तो ये तीनों कथन सही हैं, जबकि 1/6 ना हो के लैंड जो भू राजस्व की दर 1/3 होती थी शेरशाहकालीन समाज में। नेक्स्ट है 145, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम इन नामक नए सिक्के चलवाए थे, वे किन किन धातुओं से मिलकर बने थे? यानी 3 सिक्के चलवाए शेरशाह ने, एक असरफी होती थी, एक रुपया होता था, तीसरा दाम होता था। अब इन सिक्कों के मेटल्स क्या थे, धातु क्या थे? तो ऑप्शन ए दे रखा है सोना चांदी व तांबा, बी दे रखा है सोना तांबा और चांदी, सी दे रखा है तांबा चांदी सोना, और डी दे रखा है चांदी चांदी और तांबा रेस्पेक्टिवली। तो 145 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी असरफी सोने से बनी हुई होती थी, सोने से बनी हुई असरफी होती थी, चांदी का बना हुआ रुपया होता था, और ये नाम आज भी प्रचलित है, और तांबे का बना हुआ दाम होता था, ठीक है। यानी असरफी सोने की, रुपया चांदी का, दाम तांबे का। नेक्स्ट है 146, क्वेश्चन नंबर 146 है कि दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन ए शेरशाह के द्वारा, अकबर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, या हुमायूं के द्वारा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, यानी शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी ने दिल्ली का पुराना किला का निर्माण कराया था,
ठीक है। जबकि दिल्ली में जो लाल किला है उसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट है 147। क्वेश्चन नंबर 147 है कि अमरकोट या जिसे उमरकोट भी कहा जाता है, वहाँ के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए बाबर का, हुमायूं का, अकबर का या जहांगीर का। तो ये 147 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अकबर का। ठीक है। जब हुमायूं इंडिया से जा चुका था तो उसने सनद ली थी राजा बीरसाल के किले में, वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148, हमीदा बानो बेगम कौन थी? ऑप्शन ए अकबर की माता का नाम है ये, बी हुमायूं की माता का नाम है, सी है हुमायूं की पुत्री का नाम है, या इनमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 148 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी ये अकबर की माता का नाम है हमीदा बानो बेगम। ठीक है। जिन्होंने अपने हुमायूं के लिए जो कब्र थी, हुमायूं का जो टॉम था वो बनवाया था, हुमायूं का मकबरा बनवाया था। जबकि हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा की रचना की थी। नेक्स्ट है 149, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? ऑप्शन ए 1556 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में, 1560 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन हुआ था आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, यानी 1560 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है और सब ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 150। क्वेश्चन नंबर 150 है कि सूरवंश के हिंदू प्रधानमंत्री हेमू पहले रेवाड़ी के बाजार में नमक बेचा करता था, मगर वह बहुत प्रभुत्व संपन्न था। उसने अपने जीवन में लड़ी गई 24 लड़ाइयों में 22 को जीता था। हेमू ने किस उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? यानी जो अफगान राजा था सूरवंश के, जो अफगान राजा थे हेमू, सॉरी ये सूरवंश के अफगान राजाओं के प्रधानमंत्री या सेनापति थे हेमू, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये विक्रमादित्य की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी? पहला है आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, बी हुमायूं को हराने के उपलक्ष्य में, सी था अकबर को हराने के उपलक्ष्य में, या इनमें से कोई नहीं। तो 150 का यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन ए, यानी आगरा दिल्ली पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है। तो ये आपके पार्ट सेकंड था। सभी क्वेश्चन हमने 75 क्वेश्चन देखे इस वीडियो में। नेक्स्ट हमारा पार्ट थर्ड आएगा जिसमें हम अगले 75 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हम मुगल वंश से संबंधित सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, शुक्रिया।